हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 14 देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th की बुक है, जिससे हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जो ओशन वाटर होता है, ओशन वाटर का जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा होता है वर्टिकल। तो एक एक करके हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वर्टिकल में क्या होता है। तो वाटर जब हॉरिजॉन्टली मूव करती है, ठीक है, तो दो टाइप की चीज़ें होती है इसमें। एक तो ओशन की करंट बनती है और दूसरा एक वेव बनता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं हॉरिजॉन्टली में, ओशन करंट है और दूसरा वेव है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ओशन करंट क्या होता है। अब देखो, सपोज करो कि ये जो है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये ओशन का फ्लोर है और यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है। जो ब्लू लाइन से दिखाया मैंने, ये वाटर है। अब जब विंड चलती है तो विंड इधर से सपोज आ रही है, तो विंड जब चलती है तो ये वाटर के साथ इसका फ्रिक्शन होता है। वाटर के साथ फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी जनरेट होती है, और जब एनर्जी जनरेट होती है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइक्लिक मूवमेंट चालू होता है। ये देख रहे हो आप, मैंने जो एरो से दिखाया है, ये वाटर का साइक्लिक मूवमेंट चालू होता है, और यही साइक्लिक मूवमेंट आपको इस फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। ये देख रहे हो, यहाँ पे सबसे बड़ा हो रहा है, उसके बाद फिर छोटा हो रहा है, छोटा होगा और छोटा होगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये ओशन का फ्लोर था, ये वाटर बॉडी थी। वाटर बॉडी के ऊपर विंड चल रही है, विंड के चलने से वाटर बॉडी और विंड के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण जो है एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होने के कारण वाटर का साइक्लिक मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का। और इसी साइक्लिक मॉलिक्यूल से वाटर में ये पैटर्न बन रहा है जो मैंने आपको दिखाया है। अब आपको तो पता है विंड लैंड और ओशियानिक सरफेस दोनों पे चलती है, तो ये कोई बताने वाली बात है नहीं, है ना। तो यही सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है आपको कि विंड मूव करती है ओशियानिक सरफेस पे, तो उससे फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। ये एनर्जी जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को साइक्लिक फॉर्म में मूव कराती है। ये जो डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, इसकी एनर्जी जो आती है इसी एनर्जी से आती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर सोचो कि विंड की वेलोसिटी अगर हाई होगी, विंड की वेलोसिटी अगर हाई होगी तो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी भी जनरेट होगा, तो वेव्स उतने ही बड़े बड़े बनेंगे, है ना। अगर विंड की वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उतना ही तो फ्रिक्शन भी जनरेट होगा ना, उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होगा, उतना ही एनर्जी जनरेट होगा, उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जो है अपना एक्सटेंसिव फॉर्म लेंगे, उतना ही इलोंगेटेड होंगे। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब जैसे जो ये विंड है तो ये मूव कर रहा है, तो ये देखो, ये साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है वाटर का, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है। अब जो ही ये लैंड सरफेस की तरफ आती है, ये देखो लैंड सरफेस की तरफ आ रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और लैंड के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा ना। यहाँ पे आएगी जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ये मूवमेंट है, ये लैंड की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें इसके बीच में कोलिजन होगा, तो साइक्लिक मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर ओशन डीप है तो इसका फॉर्मेशन और एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि वेव के फॉर्मेशन के लिए वाटर जो है वो हमें क्या चाहिए, ओशन डीप चाहिए ना। जितना बड़ा बड़ा बनेगा तभी बनेगा जब ओशन डीप होगा। और जैसे ही कोस्टल रीजन अप्रोच करता है तो ओशन के फ्लोर के बीच में और ओशन के सरफेस के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस कम हो जाता है तो साइक्लिक मूवमेंट जो है उसको स्पेस नहीं मिल पाती है, और वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन जो वेव है वो उसके फ्लोर के साथ कोलाइड करता है और साइक्लिक मूवमेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं वेव ब्रेक। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे जो वेव टूटी है, यहाँ पे वेव नहीं बन पा रही है क्योंकि स्पेस नहीं मिल पा रहा है वेव को बनने के लिए, स्पेस नहीं मिल पा रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जहाँ पे वेव टूट जाती है, वेव का साइक्लिक मूवमेंट टूट जाता है, उसको हम कहते हैं वेव ब्रेक, इसी टर्म को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब मूवमेंट ऑफ सी वाटर देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, ये देखो वेव कैसे चलती है, ऐसे क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, है ना। इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं,
ये जो है क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसी को तो वेवलेंथ कहते हैं ना, वेव की लेंथ। और ये जो है, ये जो पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक है, ये वेव की हाइट है, इतने दूर तक वेव ऊपर उठा है। तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का ये डिस्टेंस है। और ये देखो, ये क्रेस्ट क्रेस्ट है और ये ट्रफ टू ट्रफ है, तो ये वेव लेंथ हो जाएगा। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और जो दो क्रेस्ट के फॉर्मेशन में टाइम लगता है उसको हम पीरियड कहते हैं। अब ये एक क्रेस्ट बना, अब दूसरा क्रेस्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम कहेंगे पीरियड। समझ रहे हो बात को? अब विंड अगर स्लो है तो कम एनर्जी जनरेट करेगा, कम डिस्टेंस होगा वेव्स के बीच में, कम ही डिस्टेंस होगा ना, वेव्स के बीच में कम डिस्टेंस होगा। जब वो एनर्जी गेन कर लेगी तो जो मिडिल है, डिस्टेंस एट मिडिल, वो इनलार्ज कर जाएगा। तो यानी कि जो हाइट में गेन होता है, हाइट बढ़ती है जो वेव्स की, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि एनर्जी गेन हो रहा है, वेव्स को एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स हाई क्यों है? क्योंकि विंड की वेलोसिटी हाई है। तो आप देख रहे हो ये सारा इंटरलिंक्ड है। विंड की वेलोसिटी हाई होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगा तो एनर्जी गेन हाई होगा, एनर्जी गेन हाई होगा तो वेव की हाइट भी हाई होगी। तो हम कह सकते हैं जो विंड वेलोसिटी है वही हाइट को बढ़ाने के लिए काम करता है। जितना बड़ा वेव होगा वो सिर्फ विंड की वजह से होगा। तो हाइट जो है वो विंड की वजह से, हाइट विंड की वजह से डिपेंड करता है। यहीं तक हमने यही तो समझा ना। अच्छा, अब हम देखते हैं वेव ब्रेक। मैंने अभी आपको बताया कि वेव ब्रेक क्या होगा कि ओशियानिक फ्लोर और ओशन के सरफेस पे जो इनका डिस्टेंस है ये अगर लेस देन अ हाफ वेवलेंथ होगा, डिस्टेंस बिटवीन ओशियनिक फ्लोर एंड ओशन सरफेस इज लेस देन अ हाफ ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड अ वेव ब्रेक। ठीक है, हाफ से अगर कम हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे वेव ब्रेक। वही वेव ब्रेक है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि वेव और करंट क्या होता है। तो वेव जो है वो तो सर्कुलर मूवमेंट है वाटर का, तो ये एनर्जी है। एनर्जी क्या कर रहा है, उसको सर्कल्स में कन्वर्ट कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल सर्कुलर मोशन में चल रही हैं। लेकिन करंट जो है, ये जब विंड चलती है ना, विंड जब वाटर को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पहुंचा देती है उसको हम करंट कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, विंड वेव जो है वो सर्कुलर मूवमेंट है वाटर का, लेकिन जो करंट है वो जब विंड एक जगह से दूसरी जगह वाटर को उठा करके किसी और जगह पटक देती है तो उसको हम कहते हैं करंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वेव का समझना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वेव का करंट की वजह से होता है, क्योंकि ये वेव बन रही है, इस वेव को इस करंट ने उठा करके इधर पटक दिया, अब इधर बन रही है। ठीक है, तो ये जो वेव का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये करंट की वजह से है ना। तो अब वेव की ओरिजिन कहाँ से होती है, कहाँ से वेव्स ओरिजिनेट करता है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो अगर वेव जो है उसके पास स्टीप स्लोप है, मतलब बहुत ही तीखी जगह से गिर रहा हो, मान लो, ठीक है, बहुत ही तीखी जगह से नीचे गिर रहा हो, तो क्या हम कह सकते हैं, ये जो वाटर अगर बहुत तीखी जगह से गिरेगा, काफ़ी फोर्स होगा उसमें, तो हम कह सकते हैं ना कि ये काफ़ी जवान है ना। और ये इसलिए जनरेट हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे लोकल विंड्स चल रही होंगी, तभी तो इतना वेव में उछाल रहेगा ना। जो मेच्योर पानी होता है या जो ओल्ड वाटर होता है वो तो काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो अगर वेव का बहुत स्टीप स्लोप है, वेव का काफ़ी स्टीप स्लोप है, तो हम कह सकते हैं कि वो अभी यंग है और वो कहीं नियर बाई एरिया से ही लोकल विंड की वजह से जनरेट हुआ होगा। अगर वेव का स्टेडी स्लोप है और काफ़ी स्लो है ना, तो हम कह सकते हैं ये मेच्योर है, एक्सटेंसिव है और दूर से आया है। तो दूर से जब आप आते हो तो कैसे थक जाते हो, तो वेव भी अगर स्लोप उसका जो है स्टेडी है और स्लो है
तो हम कह सकते हैं ना कि ये मेच्योर हो गया है और ये बहुत दूर से आया है, इसलिए ये इतना स्लो है। तो ओरिजिन से ही हमें पता चल जाता है, मतलब वेव का ओरिजिन हमें उसके मूवमेंट से ही पता चल जाता है कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। अब बात करेंगे वर्टिकल की। तो इतने देर से तो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे। अब वर्टिकल क्या होता है? जब वाटर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रैवल करे, ठीक है, वाटर अपवर्ड और डाउनवर्ड जब ट्रैवल करे, मूवमेंट करे, उसको हम कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आएगा तुम्हारा टाइड्स, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। अपवेलिंग तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी है, फिर भी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। टाइड्स और डाउनवेलिंग देखेंगे। तो टाइड्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। जब वाटर फॉल और राइज करता है, राइज फॉल, ठीक है, तो इसमें दो चीजें पढ़ने वाली है। एक तो होता है एब, EBB, और दूसरा होता है फ्लो। अब ये एब और फ्लो क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। एब जो है वो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का टाइम होता है, जब वाटर लेवल जो है वो फॉल कर रहा होता है, ठीक है। वाटर लेवल जब फॉल कर रहा होता है तो जो हाई टाइड है और लो टाइड है उसके बीच का ये टाइमिंग है, ठीक है। ये कब हो रहा है? जब वाटर लेवल फॉल कर रहा है। फ्लो क्या है? जब लो टाइड है और हाई टाइड के बीच का जब हम टाइम नोटिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल राइज कर रहा है तो इसको हम कहते हैं फ्लो। ऑपोजिट ध्यान देना, एब क्या है? हाई टाइड से लो टाइड के बीच का टाइमिंग है जब वाटर लेवल फॉल कर रहा होता है। और फ्लो क्या है? लो टाइड टू हाई टाइड वाला टाइम है ये, जब वाटर लेवल राइज कर रहा होता है, ठीक है। इस टाइड्स में ध्यान रखना इस बात को आप। तो टाइड्स ये आखिर अकर क्यों करते हैं? क्यों टाइड्स ओरिजिनेट करते हैं? टाइड्स भी जो है वो फोर्स के कारण ही ओरिजिनेट होते हैं, अकर होते हैं। और ये फोर्स क्यों है? ये फोर्स दो फोर्सेस के डिफरेंस के कारण होता है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना आप, कि टाइड्स अकर जो होता है वो फोर्स की वजह से होता है। लेकिन ये फोर्स क्या है फिर? तो ये फोर्स दो फोर्सेस का डिफरेंस है। मान लो ये A फोर्स है, ये B फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से टाइड्स अकर होता है। ये दो फोर्सेस क्या है? एक तो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, जो मून और सन अपनी अपनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रखता है, और जो B है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मुझे नहीं लगता कि मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताने की जरूरत है आप लोगों को, फिर भी बता देती हूँ, क्या पता कुछ बच्चों को डाउट हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अंदर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगता है, काउंटर बैलेंस, ठीक है। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, ध्यान रखना। तो ये दो फोर्सेस की वजह से होता है। सबसे पहला कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो मून और सन का है, और दूसरा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जो आउटवर्ड फोर्स होता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज ये अर्थ है आपके सामने, ठीक है, ये जो है ये अर्थ है आपके सामने, ठीक है। अब सपोज करो तो ये जो है ये अर्थ है, और ये जो पार्ट है ये मून है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये मून है। अब मून जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगाता है तो अर्थ पे जो ये वाटर बॉडी होगी वो ऐसे उठेगी, है ना, यहाँ पे ऐसे उठेगी, क्योंकि यहाँ पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर जो वाटर बॉडी है वो इस लेवल पे उठेगा तो इसके ऑपोजिट साइड भी वाटर बॉडी जो है वो ऐसे उठेगा, है ना। और ये जो वाटर बॉडी उठ रही है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है, ये आउटवर्ड फोर्स होती है जो बॉडी के बाहर की तरफ लगती है। तो फिर से समझना, ये अर्थ है और इधर मून है। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो यहाँ पे वाटर बॉडी है ये ऐसे उठ रही है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसी अर्थ के दूसरे साइड पे कोई वाटर बॉडी होगी वो भी इस तरह से उठेगी। और ये क्यों उठ रही है? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो बॉडी के बाहर लगता है। तो अब यहाँ पे दो हाई टाइड बन रहे हैं। दो हाई टाइड बनने से क्या होगा? अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी ऐड हो रहा है जिसकी वजह से ये हाई टाइड बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से तो ये दोनों हाई टाइड्स को पानी मिल रहा होगा। तो ये एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है ये दोनों जगह से।
क्योंकि कहीं पे अगर वाटर ऐड हो रहा है तो वो कहीं से तो आएगा ना। तो आप देखोगे कि जहाँ से ये आ रहा है पानी, इस जगह से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है सी लेवल जो है वो रिड्यूस होगा, सी लेवल कम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लो टाइड आएगा, यहाँ पे हाई टाइड आएगा, क्योंकि यहाँ वाटर राइज हो रहा है। तो एक ही टाइम पे यहाँ पे 2 हाई टाइड भी आ रहा है और 2 लो टाइड भी आ रहा है। ये चीज़ आपने देखा यहाँ पे, तो आपने इससे ये समझा। अब आप मुझे ये बताओ, तो सन का भी जो होता है वो सेम ही प्रोसेस होता है, ठीक है, सन भी ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हाई टाइड है ये क्यों आता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो अब आपको पता होगा कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये सर्कुलर में तो लगाता नहीं है, ये एलिप्टिकल वे में लगाता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है अर्थ के। तो एलिप्टिकल लगाता है, इसकी वजह से क्या होता है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि ये सपोज अगर अर्थ है और ये मून का ऑर्बिट है, ठीक है, तो मून जितना ज़्यादा दूर होगा अर्थ से, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा। मून जितना नज़दीक होगा अर्थ के, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको पता है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा हाई टाइड आएगा, और जितना ज़्यादा हाई टाइड आएगा उतना ही ज़्यादा लो टाइड भी आएगा, क्योंकि पानी तो आ रहा है कहाँ से, जहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है वहीं से तो आ रहा है ना। तो जितना ज़्यादा हाई टाइड होगा, हाई टाइड जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो लो टाइड भी होगा ना। तो सबसे ज़्यादा जो कंडीशन हाई टाइड की होती है वो तब होता है जब मून जो है वो अर्थ के क्लोजेस्ट होता है, और जब मून अर्थ के क्लोजेस्ट होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिजी कंडीशन। ये जो मैंने लिख रखा है इसको कहते हैं पेरिजी कंडीशन। और मून जो है अर्थ से दूर होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं अपॉजी कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि कब अपॉजी हो रहा है, कब पेरिजी हो रहा है, कब हाई टाइड हाई है, कब लो टाइड भी हाई है, और इसके ऑपोजिट भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, कि कहाँ कब हाई टाइड होगा, कब लो टाइड होगा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी है, आप इसको पॉज कर लो। यही चीज़ें यहाँ पे भी। अब हम देखेंगे कि सन, अर्थ और मून के डिफरेंट पोजीशन की वजह से क्या होता है, अलग अलग पोजीशंस है। सबसे पहले हम देखेंगे सिज़िकी पोजीशन। सिज़िकी पोजीशन क्या होता है, जब जो अर्थ है, मून है और सन, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। तो सिज़िकी पोजीशन क्या है, जब अर्थ, मून और सन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में भी 2 कंडीशन है, सन है, उसके बाद मून है और अर्थ है, यानी अर्थ और सन के बीच में मून है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सन है, अर्थ है और फिर मून है, यानी कि मून और सन के बीच में अर्थ है। यही दोनों पोजीशंस तो होंगी ना, क्योंकि सन तो कभी बीच में आ नहीं सकता है ना। तो ये दोनों पोजीशंस होंगी स्ट्रेट लाइन वाले कंडीशन में। तो जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उसको हम न्यू मून कंडीशन कहते हैं, इसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, न्यू मून कंडीशन या कंजंक्शन कहते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाए तो इसको हम फुल मून कहते हैं या फिर अपोजिशन कहते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये 2 टाइप के कंडीशंस हैं। उसके बाद देखिए आप, अब दूसरी कंडीशन क्या है, क्वाड्रेचर पोजीशन। क्वाड्रेचर पोजीशन में क्या होगा, जब सन और मून जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, सन और मून जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, ये अर्थ है, इधर सन है, इधर मून है। अब दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काउंटर हो रही है एक दूसरे से। अगर सन ने मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो मून ने भी लगा दिया, तो क्या हो रहा है, ये एक तरह से नलीफाई हो जा रहा है, काफ़ी कम ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपको पता है ना, कम ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आता है, लो टाइड्स आता है। तो यहाँ पे आपको लो टाइड्स देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन वाले कंडीशन में आपने क्या देखा, सिज़िकी पोजीशन में क्या देखा, 2 टाइप के पोजीशन देखा। एक देखा न्यू मून कंडीशन देखा जिसको कंजंक्शन कहते हैं, दूसरा आपने फुल मून कंडीशन देखा जिसको ऑपोजिशन भी कहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर क्वाड्रेचर पोजीशन देखा आपने, जहाँ पे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के सन और मून, है ना। यहाँ पे काउंटर हो जा रहा है दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे लो टाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो कितने टाइप के टाइड्स होते हैं और कैसे कैसे ये बनते हैं। तो हमने इसको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड किया है, टाइड्स को हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड किया है।
कि जब दो टाइड्स बनेंगे, दो हाई टाइड्स बनेंगे और दो लो टाइड्स बनेंगे, ठीक है, दो हाई टाइड और दो लो टाइड एक ही दिन में बन रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेमी डायूरनल टाइड। याद रखना है ये सारी चीजें आपको। यहाँ पे दो हाई टाइड बन रहे हैं, दो लो टाइड बन रहे हैं एक ही दिन के अंदर, ठीक है, सेमी डे के दिन। तो ये जो है यहाँ पे सक्सेसिव हाई टाइड लो टाइड आता है और हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वली होती है, ठीक है। तो सक्सेसिव हाई टाइड सक्सेसिव लो टाइड का मतलब क्या होगा कि अगर हाई टाइड आ रहा है तो उसके बाद वाला भी हाई टाइड आएगा, अगर लो टाइड आ रहा है तो उसके बाद वाला भी लो टाइड आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाई टाइड लो टाइड होगा, ऐसा नहीं होगा। हाई टाइड है तो हाई टाइड आएगा, लो टाइड है तो लो टाइड आएगा, ठीक है, दोनों। उसके बाद जो हाइट होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है दोनों केस में, एक तो डायूर्नल में भी सेम होती है और सेमी डायूर्नल में भी सेम होती है। ये जो डायूर्नल है इसमें क्या होगा, जब एक हाई टाइड होगा और एक लो टाइड होगा एक ही दिन के अंदर, एक हाई टाइड और एक लो टाइड, ठीक है, ये समझना। सेमी डायूर्नल में क्या था, दो हाई टाइड था, दो लो टाइड था सेम डे के अंदर, ठीक है, और सक्सेसिव हाई टाइड लो टाइड था। यहाँ पे एक हाई टाइड है और एक लो टाइड है एक दिन में। मिक्स्ड कंडीशन में क्या है, मिक्स्ड कंडीशन में क्या होता है, मिक्स्ड कंडीशन में आपको पता नहीं होता है कि कब हाई टाइड आएगी कब लो टाइड आएगी। यहाँ पे जो हाइट होती है ये वेरी करती है। ये एग्जांपल आप ले सकते हो वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या फिर पैसिफिक ओशन का आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मिक्स्ड कंडीशन में हमें टाइड्स देखने को मिलती है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखा था टाइड्स को। अब हम देखेंगे पोजिशन के बेस पे कि पोजिशन के बेस पे हमने क्या डिवाइड किया है इनको। तो एक होगा स्प्रिंग टाइड, दूसरा होगा नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होगा, हाई टाइड होगा, हाई टाइड होगा और ये हाईएस्ट हाई टाइड होगा, ठीक है। ये सिजगी पोजीशन पे होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था सिजगी वाला पोजीशन, उस पोजीशन पे होता है। और यहाँ पे लोएस्ट लो टाइड आएगा, तो हाईएस्ट हाई टाइड आएगा और लोएस्ट लो टाइड आएगा। नीप टाइड में क्या होगा, ये हाईएस्ट टाइड होगा, यहाँ पे हाई टाइड और लोएस्ट हाई टाइड। तो नीप टाइड में क्या होता है, यहाँ पे लोएस्ट हाई टाइड आता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाईएस्ट हाई टाइड है, यहाँ पे लोएस्ट हाई टाइड है, ठीक है। अब ये हाईएस्ट हाई टाइड लोएस्ट हाई टाइड क्या होता है, सपोज करो एक टाइम पे वाटर जो है 10 फीट तक ऊपर उठ रहा है, ठीक है, इसके बाद जो भी हाई टाइड है इससे ऊपर उठ ही नहीं रहा है, तो ये हाईएस्ट हाई टाइड होगा। और एक टाइम पे जो वाटर है वो सिर्फ 1 फीट तक ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो पानी तो उठ रहा है यहाँ पे भी, लेकिन ये 10 फीट तक नहीं उठ रहा है, तो ये क्या होगा, लोएस्ट हाई टाइड होगा, है ना। ये लोएस्ट हाई टाइड होगा क्योंकि एक टाइम पे 10-10 फीट तक उठ रहा है और एक टाइम पे ये 1 फीट तक ही उठ रहा है, बट उठ रहा है इसलिए ये हाई टाइड कहलाएगा। तो जो ये सिजकी पोजीशन है, मैंने आपको बताया था कि जो सन है, यहाँ पे मून आ जाता है, फिर अर्थ आ जाता है, या फिर सन हो जाता है, अर्थ हो जाता है, मून हो जाता है, तो ये सब स्ट्रेट लाइन में जब होते हैं तब ये जो है आपका स्प्रिंग टाइड बनता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हाई टाइड की कंडीशन होगी, दूसरे साइड भी हाई टाइड की कंडीशन होगी, यहाँ पे लो टाइड भी होगा, है ना, लोएस्ट लो टाइड होगा ना, क्योंकि हाईएस्ट अगर हाई टाइड है, सबसे ज़्यादा पानी अगर यहाँ पे उठ रहा है तो यहाँ पे तो कम ही होगा ना पानी, तो यहाँ जो टाइड होगी वो सबसे लोएस्ट होगी। तो यहाँ दो टाइप की टाइड आएगी, हाईएस्ट हाई टाइड आएगी और लोएस्ट लो टाइड आएगी। नीप टाइड में आप देख लो, लोएस्ट हाई टाइड आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेचर पोजीशन, मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्रेचर पोजीशन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे को काउंटर कर लेती है। जो अर्थ, जो सन है और जो मून है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर देता है, तो यहाँ ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है। तो आपको पता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी तो लो टाइड तो सबसे लोएस्ट होगा ना, आई मीन सबसे हाईएस्ट होगा ना, सबसे ज़्यादा लो टाइड हो रहा है यहाँ पे, हाई टाइड तो सबसे कम है, लोएस्ट हाई टाइड है, लोएस्ट हाई टाइड है और हाईएस्ट लो टाइड है। मतलब इससे ज़्यादा लो तो मतलब ये हो ही नहीं सकता है, इतना लो हाईएस्ट लो टाइड है, ठीक है। तो ये नीप टाइड आपने समझ लिया। तो स्प्रिंग टाइड नीप टाइड के बीच में डिफरेंस समझ गए, हाईएस्ट हाई टाइड और लोएस्ट लो टाइड आता है स्प्रिंग टाइड में, और नीप टाइड में लोएस्ट हाई टाइड और हाईएस्ट लो टाइड आता है आपका, ये याद रखना आप, ठीक है। अब हम देखेंगे करंट्स के बारे में। ये हम देखेंगे अटलांटिक ओशन करंट्स, आपके बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अटलांटिक ओशन करंट से। तो
आपको ये करंट्स बिल्कुल अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे है इक्वेटर, ठीक है, मैंने इक्वेटर बना रखा है। इक्वेटर पे जो है वो इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, और इक्वेटोरियल करंट जो है वो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये वाला जो है ये मैंने लिखा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो और फर्दर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी लेक, और दूसरा जो है वो हो जाता है फ्लोरिडा, ठीक है। ये दोनों जो है ये दोनों वार्म करंट्स है, क्योंकि पता है कि ये इक्वेटोरियल करंट से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जाते हैं गल्फ स्ट्रीम बन के, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे चल रही है, ये एक वार्म करंट होता है। और यहाँ से जो आपका लैब्राडोर करंट है, जो कि एक कोल्ड करंट है, वो आकर के मिलती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, ये भी एक कोल्ड करंट है, क्योंकि ग्रीनलैंड वाले एरिया से आ रही है, ठीक है, तो ये भी एक कोल्ड करंट होगी। ये सब यहाँ पे आकर के मिलके एक फॉग लाइक कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट कर रही है, तो यहाँ पे फॉग लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। तो उसके वजह से फाइटोप्लैंक्टन का जन्म होता है। फाइटोप्लैंक्टन के जन्म के कारण यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड काफ़ी अच्छा हमें मिलता है, तो इसको ग्रैंड बैंक भी हम कहते हैं, जहाँ पे हमें फिशिंग बैंक बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। सरगोसा सी हो गया यहाँ पे, ये वाला जो लाइन मैंने दिखाया आपको, ये सरगोसा सी हो जाएगा। उसके बाद आप देखो ये नॉर्वेयन करंट है। ये नॉर्वेयन करंट क्या है, एक वार्म करंट है जो कि इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये भी एक वार्म करंट है, इधर आ रही है। फिर कैनरीज यहाँ पे कोल्ड करंट है। कैनरीज ये जो अफ्रीका की तरफ आपको दिख रहा है, ये कोल्ड करंट है, और अफ्रीका में जो ये आपको डेजर्ट मिलता है, ये इसी कोल्ड करंट के कारण मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड करंट जहाँ पे होगा वहाँ पे हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस होगी, और हाई प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। तो ये जो है ये आपका कैनरी करंट यहाँ पे चल रहा है। दूसरा जो हमने देखा था साउथ इक्वेटोरियल करंट का, यहाँ पे देखो ये ब्राज़ील करंट है, ये वार्म करंट है एक, ठीक है, और यहाँ से एक फॉकलैंड करंट आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी चल रही है यहाँ से, ये भी एक कोल्ड करंट है, और यहाँ पे एक बेंगुला करंट है, ये भी आप देख सकते हो, ये एक कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये जो है ये हमने अटलांटिक ओशन करंट का देखा। तो ये आपको इस करंट को अच्छे से बिल्कुल समझना होगा, जो भी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये देखो यहाँ पे यूरोप है ना, ये यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक जो है करंट चल रही है, यहाँ पे नॉर्वेन करंट है, ये सब मैंने आपको बताया। दूसरा जो है वो हम देखेंगे, तो इस डायग्राम से भी आप देख करके अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे एक करंट निकलती है जिसको हम फ्लोरिडा करंट कहते हैं, ये एक वार्म करंट है, ये आगे बढ़ती है, और यहाँ से एक गल्फ स्ट्रीम चलती है जिसको भी हम वार्म करंट ही कहते हैं। यहाँ पे एक लैब्राडोर करंट आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये जो है इधर आकर के मिलती है। उसके बाद फिर ये इधर जाकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड करंट उस तरफ बढ़ जाती है। उसके बाद इधर आते हैं तो फिर हमें कैनरी जो है कैनरी करंट दिखता है, ये भी एक वार्म करंट है। उसके बाद फिर हमको गुयाना करंट दिखता है, ये भी एक वार्म करंट है, और यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये भी एक वार्म करंट है। तो ये देख रहे हो ये पूरा साइकिल यहाँ पे दिख रहा है हमें, और यहाँ पे जो ये सी है इसको हम सरगासो सी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो आप साउथ अमेरिका में ये देखो ये यहाँ पे फॉकलैंड है, ठीक है, फॉकलैंड से ये एक कोल्ड करंट है। उसके बाद आप और आगे बढ़ो, आपको बेंगुला करंट दिखेगा, ये अफ्रीका वाले एरिया में कोल्ड करंट होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से डेजर्ट लाइक सिचुएशंस क्रिएट होती है। यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट आपको दिख सकता है ना। फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट और ये ब्राज़ीलियन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में जो ये पैटागोनिया डेजर्ट है, ये यहाँ के जो फॉकलैंड करंट है जो कि कोल्ड करंट है, हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएट कराता है, जिसकी वजह से हमें पैटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलता है। अफ्रीका का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है। सहारा डेजर्ट यहाँ पे वार्म करंट चलती है, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है ये बहुत कम होता है, इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम है, तो यहाँ पे भी हमें डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये जो है ये आपका अटलांटिक ओशन करंट है, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। उसके बाद आप पैसिफिक करंट देखो, ये जो है ये एशिया है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे जो है ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ये साउथ अमेरिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस एरिया में चलेगा ये
कुरोशिवो करंट है, ये वार्म करंट है, और यहाँ पे क्यूराइट एक करंट आएगी, ये कोल्ड करंट होती है, मिक्स करती है इसके साथ। फिर अलास्का का वार्म करंट जो है वो यहाँ पे आता है, कैलिफोर्निया का जो कोल्ड करंट है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड करंट होने की वजह से आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, इसलिए माद्रे, ठीक है, सियरा माद्रे जो आपको डेजर्ट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद फिर देखो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चलती है जो कि वार्म करंट होती है। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये भी एक वार्म करंट है। उसके बाद आप यहाँ पे आगे चलते जाओ तो यहाँ पे पेरू करंट आपको देखने को मिलेगा, ये कोल्ड करंट होती है। और एल नीनो, इसी की वजह से यहाँ पे हमें एल नीनो वाली कंडीशंस जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है वो हमें देखने को मिलता है, जो वाटर अपवेलिंग होती है और ये सारा प्रोसेस जो होता है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पैसिफिक करंट है आपका। फिर इंडियन ओशन में आप देख लो, यहाँ पे जो एरिया है ये विंटर का है, मॉनसून का है और समर्स का शो किया हुआ है। यहाँ पे अगुलास करंट है, ये मोजाम्बिक, ये वार्म करंट है, ये अगुलास भी वार्म करंट ही है। उसके बाद फिर आप ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन देख सकते हो, यहाँ से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चलती है, ये एक कोल्ड करंट है ना। इसकी वजह से यहाँ हमें ग्रेट सैंडी डेजर्ट देखने को मिलता है, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये मॉनसून का यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद अगुलास जो है ये एक वार्म करंट है। यहाँ पे मोजाम्बिक वाला वार्म करंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो मैंने एरो से आपको दिखा रखा है। और ये जो है ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ से चलता है, ये एक कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये आपके अलग अलग ओशन करंट्स हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ना, और इनका डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज़ डन एंड आई विल सी यू इन चैप्टर नंबर 15. थैंक you so much, and for more tutorials please subscribe to Guru Mantra channel. If you have any doubt related to this chapter, you can comment in the comment section. I'll definitely try to resolve it. Thank you so much and have a great day.